इंडिया नंबर 1। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए जो सीरीज बना रहे हैं उसमें अपना अगला एपिसोड लेके आए हैं मेक इन इंडिया डिफेंस, खास तौर पर क्योंकि भारत का 13% बजट हथियारों पर खर्च होता है। टैंक, तोप, गोले, फाइटर जेट, सबमरीन, समुद्री जहाज, इन चीजों पर खर्च होता है। मेक इन इंडिया डिफेंस में मोदी फेल रहे या पास रहे, ये देखेंगे। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज ही ज्यादातर हथियार आज की तारीख में बना रहे हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखिए ये डेटा, अमेरिका और यूरोप के देश इन हथियारों को बनाते हैं और एशिया के देश, मिडिल ईस्ट के देश, अफ्रीका के देश, अमीर देशों द्वारा बनाए गए हथियारों को हर साल खरीदते हैं। हालांकि भारत कोई बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं है, भारत तो इंपोर्ट करता है 80,000 करोड़ के हथियार हर साल। पर यह डेटा सिर्फ आपके सामने इसलिए रखा ताकि आप भारत को दूसरे देशों को, भारत और पाकिस्तान को दूसरे देशों से कंपेयर कर पाएं। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो यूएसए यानी अमेरिका है, जो हर साल 11 लाख करोड़ के हथियार विदेशों को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। रशिया दूसरे नंबर पे है जो 5,20,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा चाइना और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी कह सकते हैं, वो लगभग बराबर हैं, 1 लाख करोड़ के ऊपर का सामान हथियार विदेशों को बेच रहे हैं। चाइना और यूके के बाद इजराइल एक बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो सालाना 90,000 करोड़ के हथियार विदेशों को बेचते हैं, सेल करते हैं। भारत में 71 साल में, जिसमें 50 साल कांग्रेस का राज रहा, 14 साल बीजेपी का राज रहा, 7 साल जनता दल या जनता पार्टी का राज रहा, इन 71 सालों में विदेशों से लाखों लाख करोड़ के हथियार खरीदे गए। डेटा आपके सामने है। सबसे पहले एयरफोर्स की बात करेंगे। भारतीय वायुसेना ने ये सब विदेशों से इंपोर्ट किया है, खरीदा है। फाइटर जेट्स की सबसे पहले बात करते हैं। रफेल का बहुत बड़ा करप्शन के आरोप भी लगे थे भाजपा पे। कांग्रेस ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी, आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। रफेल 36 रफेल खरीदे 75,000 करोड़ में फ्रांस से। उसके अलावा हमारे पास सुखोई Su-30 272 हैं, इनकी संख्या 272 है, रशिया से खरीदे 60,800 करोड़ के। MiG-29 है रशिया से 12,000 करोड़। मिराज 2000 इस फाइटर जेट का नाम है, संख्या 51, फ्रांस से खरीदे 12,000 करोड़। यूके से 16,000 करोड़ के जैगवार खरीद चुके हैं। MiG-21 रशिया से 128 MiG-21 खरीद चुके हैं 25,000 करोड़ के। ये सिर्फ फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू जहाज जिसमें मिसाइलें और एडवांस हथियार जो फाइटर जेट चला सकता है। एक तो तेज गति से चलता है फाइटर जेट, और एडवांस किस्म की बंदूकें, मिसाइलें चलाने की क्षमता भी फाइटर जेट में रहती है। भारत का खुद का कोई भी फाइटर जेट इनके मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। भारत अगर कुछ देश में बनाता है तो छोटे मोटे टैंक बना लेता है, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर, छोटे मोटे प्लेन, जेट प्लेन वगैरह बना लेता है। उसके अलावा जो प्रमुख चीजें हैं वो विदेशों से ही इंपोर्ट करते रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है एक लड़ाकू जहाज की जो इंजन है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में ही 20 साल लग जाते हैं। तो भारत कब बनाएगा फाइटर जेट का इंजन? अगले 50 साल या 100 साल में बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? इसका आंसर मोदी जी के पास तो है नहीं इस समय, ना मोदी जी ने इसके बारे में कोई टिप्पणी की है। रडार वाले जेट, ये दूसरी श्रेणी है जिसमें ये प्लेन ही है, जेट प्लेन है, इसके अंदर रडार लगा हुआ है। नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा कि रडार जो है, जो पकड़ता है किसी दुश्मन देश की मिसाइल या कोई जहाज हमारे वायु क्षेत्र में तो नहीं आ गया है, तो ये वाले जेट हवा में उड़ते उड़ते रडार का भी काम करते हैं। ये हवाई रडार का काम करते हैं। ब्राजील जो खुद भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां से भी भारत ने 3 जहाज खरीदे 1664 करोड़ के। भारत ने इस किस्म के जेट इजराइल से भी खरीदे, जिसमें रशिया और इजराइल का कोलैबोरेशन था, 16,000 करोड़ में। अकेले फाइटर जेट में लगभग 2 लाख करोड़ का माल भारत ने विदेशों से खरीदा है। अगली श्रेणी है जासूसी प्लेन। जासूसी प्लेन जो हैं वो दुश्मन देश के ऊपर, उसमें टेक्नोलॉजी इस किस्म की होती है कि उसे ट्रेस ना किया जा सके, रडार वगैरह की वो पकड़ में ना आए,
और चुपचाप वहां फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करके निकला है वहां से। तो इस प्रकार के प्लेन हमने अलग अलग देशों से खरीदे हुए हैं। बोइंग 707 एक संख्या में यूएसए से खरीदा 320 करोड़ का। बोइंग 737 दोबारा से यूएसए से 2 खरीद रखे हैं 1600 करोड़ के। यूएसए और इजराइल की मिश्रित टेक्नोलॉजी के ग्लोबल 5000 2 की संख्या में खरीद रखे हैं 800 करोड़ के। गल्फ स्ट्रीम G100 इजराइल से 2 खरीद रखे हैं 320 करोड़ के। अगला है रडार काटा प्लेन। इसका नाम कुछ और होता है पर आपकी समझ के लिए हमने इसका नाम ये रखा। वैसे तो रडार का काम प्लेन को पकड़ना है पर ये प्लेन रडार को पकड़ता है, ये उल्टा करता है। ये हमारे पास एक है, अमेरिका से खरीदा था, गल्फ स्ट्रीम 3 2024 करोड़ का। ये हमारे पास एक है, अमेरिका से खरीदा था। उसके बाद हवाई पेट्रोल पंप। तो हवाई पेट्रोल पंप 6 की संख्या में हमने रशिया से खरीदे 800 करोड़ के। ये एक किस्म के प्लेन हैं जिसके अंदर बड़े अमाउंट में फ्यूल यानी ईंधन डाला जाता है और ये हवा में उड़ते उड़ते दूसरे जेट में ईंधन को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आपने अजय देवगन अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी और बहुत सी फिल्मों में ऐसा होता है, अगर मौसम खराब है, प्लेन का ईंधन खत्म हो गया, वो लैंड नहीं कर पा रहा, तो उसमें जो यात्री हैं वो सब उनकी डेथ हो सकती है। तो ये उसमें बड़े काम की चीज है। उससे अगली श्रेणी है ट्रांसपोर्ट प्लेन। जैसे रेलवे में मालगाड़ी होती है, इसी तरह हवाई जहाज की दुनिया में ट्रांसपोर्ट प्लेन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आते हैं। तो ये हमने बहुत सारे खरीद रखे हैं, एक लंबी लिस्ट है। रशिया से 17 खरीद रखे हैं, इल्यूशन 276 6800 करोड़ के। यूएसए से बोइंग C-17 32,000 करोड़ के खरीद रखे हैं। यूएसए से फिर 16,000 करोड़, यूक्रेन से 12,000 करोड़ के खरीदे हुए हैं हमने। एंटॉव AN-32 103 प्लेन खरीदे हुए हैं 12,000 करोड़ में। यूके से खरीदे हुए हैं 728 करोड़, जर्मनी से खरीदे हुए हैं 14,000 करोड़, यूएसए से, ब्राजील से। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख करोड़ के ट्रांसपोर्ट प्लेन हमने अलग अलग देशों से खरीद रखे हैं। हेलीकॉप्टर यूएसए से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हुए हैं 16,000 करोड़ के। MIL Mi-24 रशिया से खरीदे हुए हैं 5600 करोड़ के। चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए से खरीदे हुए हैं 12,000 करोड़ के। उसके बाद रशिया से 223 MIL Mi-23 खरीद रखे हैं 39,000 करोड़ के। ट्रेनर प्लेन हैं जिसमें पायलट ट्रेनिंग लेते हैं, ये भी हमने स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और यूके से खरीद रखे हैं। तकरीबन 12-13,000 करोड़ के ट्रेनर प्लेन खरीद रखे हैं। उसके बाद ड्रोन विद मिसाइल। ड्रोन जो होता है वो रिमोट से उड़ाया जाता है, उसमें पायलट नहीं होता। ये ड्रोन होते हैं जिनका बड़ा साइज होता है, इनमें मिसाइल भी होती है और ये मिसाइल चला के दुश्मन पे आक्रमण भी कर सकते हैं। IAI हेरॉन 49 की संख्या में इजराइल से 4,000 करोड़ में खरीद रखे हैं। प्लेन सिर्फ एयरफोर्स के पास नहीं होते, कुछ प्लेन आर्मी भी रखती है और नेवी भी रखती है। इसी तरह आर्मी एविएशन कॉर्प्स है भारत में, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 6 की संख्या में यूएसए से खरीदे थे 2400 करोड़ के। ड्रोन है, इजराइल से लगभग 20 ड्रोन खरीदे 800 करोड़ के। जो नेवी की एयर आर्म है वहां पे फाइटर जेट हैं लगभग 50 की संख्या में, रशिया से खरीदे हुए हैं 12-13,000 करोड़ के। समुद्री चौकीदार जहाज, इसका नाम कुछ और है पर हमने आप सरलता के लिए ऐसे रखा, जो पेट्रोलिंग करते हैं। तो हमने यूएसए, रशिया, जर्मनी, यूके से लगभग 50 इस प्रकार के चौकीदार जहाज खरीदे हुए हैं जिनकी कीमत 30,000 करोड़ से ज्यादा है। नेवी में ही हेलीकॉप्टर लिए हुए हैं यूएसए, रशिया, यूके से, जिनकी कीमत कुल 20,000 करोड़ से ज्यादा है। नेवी में ही ट्रेनिंग के लिए लगभग 3,000 करोड़ के प्लेन लिए हुए हैं रशिया, यूके, स्लोवेनिया से। इंडियन कोस्ट गार्ड वो भी चौकीदारी का ही काम करते हैं, उनके पास 36 प्लेन हैं जर्मनी से लिए हुए, जो 4,000 करोड़ में लिए थे। तो भारत ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा के तो अकेले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और अलग अलग किस्म के ड्रोन वगैरह ये सब ही इंपोर्ट किए हैं। अगर मैं आपको समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक्स, मिसाइल्स वो सब भी बताऊंगा तो आप देखेंगे कि भारत विदेशों से पिछले 70 साल में 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हथियार खरीद चुका है। अनुमान लगाइए कि हमने कितना पैसा विदेशों को दिया है। हम बचपन से सुनते आए हैं अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया था और भारत का सारा सोना और पैसा अंग्रेज ले गए, विदेशी ले गए। आजादी से पहले का तो छोड़ो, आपने तो आजादी के बाद भी
अंग्रेजों को 30 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा आप दे चुके हो, और उसमें भाजपा के 14 साल भी हैं, कांग्रेस के 50 साल भी हैं, जनता पार्टी जनता दल के 7 साल भी हैं। विदेशी हथियार खरीदने के नुकसान क्या है? विदेशी हथियार खरीदने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है रोजगार। आप सोचिए, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, इजराइल जैसे देशों में हथियारों की बहुत विशालकाय फैक्ट्रियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं। एक बहुत बड़े वर्ग को हथियारों की फैक्ट्रियों में रोजगार मिलता है। आप सोचिए, अगर भारत ये सब हथियार भारत में ही बना रहा होता तो देश में बेरोजगारी की समस्या ही ना होती। दूसरा नुकसान है सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी। हमेशा हमें सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी ही मिलती है इस्तेमाल करने को। मतलब ये कि भारत कभी भी अमेरिका को, इजराइल को, यूके, जर्मनी को आंख नहीं दिखा सकता। किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठोगे, जहां ट्रेड की बात हो, किसी भी किस्म की व्यापारिक बात हो, आप उन्हें आंख नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास हमेशा जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करके थ्रो कर दी आपके मुंह पे, आपको सिर्फ वो यूज करना है। वो उससे अगली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मतलब वो उनकी शक्ति आपकी शक्ति से हमेशा ज्यादा रहेगी। तीसरा नुकसान है महंगे हथियार। चूंकि आप उन पे डिपेंडेंट हैं, जैसे आप रशिया पे बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट हैं, रशिया से आपने इतना सामान खरीदा हुआ है, और खाली ये नहीं होता आपने खरीद लिया, उनके स्पेयर पार्ट और दूसरे किस्म के पार्ट, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो उसमें भी हज़ारों हज़ार करोड़ लगते हैं। तो आप डिपेंडेंट हो गए तो वो आपको अपने हिसाब से रेट लगा के आपसे पैसा निचोड़ते रहते हैं। चौथा नुकसान है सैंक्शन की तलवार। आपने सुना होगा, जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया वाजपेयी जी के टाइम पे, तो भारत पे सैंक्शन लग गए थे। आपने सुना होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। ये सैंक्शन है क्या बीमारी? भारत बिजली, सड़क, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विश्व के बड़े बैंकों से लोन लेता है। वो बैंक हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, जाइका आदि। तो सैंक्शन का मतलब है कि जो लोन भारत लेता है वो लोन रोक देंगे। दूसरा सैंक्शन, जो आप हथियार खरीदते हैं, इन्हीं देशों से खरीदते हैं, वो पीछे से आपको हथियार देना बंद कर देंगे, वो पीछे से आपको स्पेयर पार्ट देना बंद कर देंगे। जैसे यूक्रेन से आपने जो जहाज खरीदे हुए हैं, यूक्रेन ने उसके स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया था। पांचवा नुकसान है देश के सीक्रेट। रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इन देशों की हथियारों की कंपनियां हमेशा दिल्ली में बैठी रहती हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठी रहती हैं। शाम को पैग शैग भी लगते हैं, IAS अधिकारियों के साथ भी उठते बैठते हैं। तो ऐसे वातावरण में सीक्रेसी आउट होगी या नहीं होगी, ये मैं आपसे पूछता हूं। छठा नुकसान है ब्लैकमेल। जब देश की सीक्रेसी दूसरे बड़े देशों के पास होगी, ताकतवर देशों के पास होगी, तो आपको तो ब्लैकमेल करेंगे ना हमेशा वो। और सातवां है जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, उस पे ना देश के नेता ध्यान देंगे, ना IAS अधिकारी ध्यान देंगे, क्योंकि वो तो विदेशी दलालों के साथ उठते बैठते हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पनप नहीं पाती, जो 70 साल से नहीं पनप पा रही है। जो हमने स्वदेश में कुछ बनाया भी है थोड़ा बहुत, जैसे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की भी बात करें, वो सब सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी विदेशी साइंटिस्टों के साथ उठ बैठ करके ही हमने बनाई है। इवन हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हम बनाया है, जो उसमें भी रशियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर के बनाया है। अगर मैं सिर्फ भारत और USA को कंपेयर करूं तो हथियारों की कंपनियां भारत में 3 हैं, USA में 41 हैं। इनका सालाना बिजनेस है जो ये हथियार बनाते हैं, भारतीय कंपनियां बनाती हैं 52,000 करोड़ के, और USA की कंपनियां बनाती हैं 22,000 करोड़ के, 22,000 करोड़ के, जिसमें से आधा मतलब 11 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार तो ये एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, जिसमें भारत भी खरीदार है, पाकिस्तान भी खरीदार है, अफ्रीका के देश, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देश जहां तेल की संपत्ति है, वो सब लोग खरीदार हैं। दोस्तों, ये हथियारों के आविष्कार होते कैसे हैं? अगर आप इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे हथियारों के आविष्कार सिर्फ 2 स्थितियों में होते हैं, या तो डर हो या युद्ध हो। अब युद्ध में आप देखेंगे तो सबमरीन यानी पनडुब्बी का आविष्कार हुआ था जब अमेरिका और UK का युद्ध था, तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। उसके अलावा फाइटर जेट दूसरे विश्व युद्ध में आविष्कार हुआ, रडार का UK ने आविष्कार किया। उसके अलावा फाइटर जेट का आविष्कार
आविष्कार जर्मनी ने किया सबसे पहले और यूके पे धावा बोल दिया। उसी के चलते यूके ने रडार का आविष्कार किया जर्मनी को मात देने के लिए। AK-47 भी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हो रहा था उस समय आविष्कार हुआ। बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़िए, भारत ने आज तक AK-47 जैसी बंदूक भी नहीं बनाई है। AK-47 तो फिर भी एडवांस लेवल की बंदूक है और उसके बाद AK-49 वगैरह ये सब भी आ गया है। पर छोटी छोटी बंदूक का भी इन्वेंशन भारतीय नहीं कर पाते, हमारे साइंटिस्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब कुछ तो गलत है, और थोड़ा बहुत गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। हथियारों का आविष्कार वॉर या डर के अलावा दो ही चीजों से हुआ है इतिहास में, वो है कंपटीशन और इंसेंटिव। कंपटीशन, ये देशों ने समय समय पे इंजीनियर्स के बीच में कंपटीशन करवाए, बड़े बड़े इनाम रखे कि जो बड़ी इन्वेंशन करेगा, जिसका डिजाइन सेलेक्ट होगा, जिसका सैंपल सेलेक्ट होगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पास क्या इंसेंटिव है? क्या आपने आज तक एक भी साइंटिस्ट का नाम सुना है जिसको सरकार ने कोई बड़ा इनाम दिया हो? छोटे मोटे मेडल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इनाम मतलब कम से कम 20-30-50 करोड़ का इनाम। भारत और इजराइल दोनों को आजादी मिले लगभग 70 साल हो गए हैं, पर इजराइल हरियाणा जितना देश और पूरी दुनिया में इनके हथियारों का डंका है। मिडिल ईस्ट में जितने भी मुसलमान देश हैं उनको नाको चने चबवाए हैं इजराइल ने। सालाना 90,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट करता है और एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी आज इजराइल के पास है। अगर भारत और इजराइल दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं मैं कि यहाँ पे अगर डिफेंस मंत्रालय की बात करूं कि वो हथियार क्यों बना पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी क्यों बना पाते हैं, उसका सिंपल है। भारत में नेता यहाँ बीच में है, नेता यानी यहाँ पे मोदी को रख दो, मोदी या उससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए या कोई डिफेंस मिनिस्टर है उसको आप नेता की जगह रख दो। उसके चारों तरफ IAS अधिकारी हैं, IAS अधिकारियों ने उस नेता को चारों तरफ से घेरा होता है। साइंटिस्ट बेचारे बहुत दूर होते हैं, मतलब साइंटिस्ट डायरेक्ट प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर तक तो अपनी आवाज, अपने प्रपोजल, अपने रिकमेंडेशन पहुंचा ही नहीं पाते। उनको पहले IAS अधिकारियों को समझाना पड़ता है, और IAS अधिकारी जो हैं वो एक जंग लगा हुआ पुराना सिस्टम है। IAS अधिकारी कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं और वो एक एक फाइल को सालों साल लटकाते हैं। तो हमारा साइंटिस्ट डिमोरलाइज होगा या नहीं होगा? उसके अलावा ये दलाल हैं जो IAS अधिकारियों से और नेताओं से चिपके रहते हैं, जिसमें भारतीय दलाल भी हैं, विदेशी दलाल भी हैं। अब आ जाओ इजराइल पे। इजराइल ने IAS अधिकारी, मतलब IAS अधिकारियों को सिविल सर्विसेज बोल देते हैं। सिविल सर्विसेज है ही नहीं डिफेंस में, सिर्फ 3 लोग 4 लोग बैठते हैं वहां की टेबल पे। नेता बैठता है, प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर, साइंटिस्ट बैठते हैं एक ही टेबल पर, इन्वेस्टर बैठता है, क्योंकि जो फैक्ट्री लगाएगा उसको तो उसमें से प्रॉफिट भी चाहिए और वो ऐसी चीज पे पैसा लगाएगा जो टेक्नोलॉजी बन के बिके। नेता, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर एक टेबल पे बैठते हैं और यूनिवर्सिटी उसके साथ टाइटली कोऑर्डिनेटेड है। ब्यूरोक्रेसी नहीं है, रेड टेप नहीं है, कोई IAS अधिकारी नहीं है, और टेक्नोलॉजी देखो रॉकेट की तरह कितनी ऊपर जा रही है उनकी। भारत को भी इन IAS अधिकारियों से छुटकारे की जरूरत है। दूसरा, मैं बात करना चाहूंगा उन दोस्तों से जो पूरे दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने पौराणिक काल में बड़े बड़े आविष्कार कर दिए थे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में माना जाता है कि विमान का आविष्कार, प्लेन का आविष्कार आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था, जो अमेरिका में हुआ था, राइट ब्रदर्स ने किया था। पर हमारी माइथोलॉजी कहती है कि विमान का आविष्कार तो भारत में हजारों साल पहले हो गया था। हमने दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र, मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे या न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़े खतरनाक चीजें थी जिससे सृष्टि खत्म हो जाती थी, हजारों साल पहले हमने बना लिए थे। उसके अलावा सर्जरी वगैरह, एडवांस लेवल की आंख बनाना और दूसरी चीजें हमारे महर्षियों ने ये सब बना लिया था उस समय। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हमने ये सब नहीं किया था, मैं ये कहता हूं चलिए हमने किया था तो अब फिर करो। आप पूरे दिन हिंदू मुसलमान करने की बजाय अपने बच्चों को मोटिवेट करो ना, वो साइंटिस्ट बने, ये चीजें बनाए ना, बल्कि इससे एडवांस लेवल की चीजें बनाए। आपको रोक कौन रहा है? आप इस दिशा में देश को आगे लेके जाएं। पूरे दिन हिंदू मुसलमान करने की बजाय आप जय विज्ञान की बातें कीजिए। दोस्तों, एक टर्म है ब्रेन ड्रेन।
ब्रेन मतलब दिमाग, ड्रेन मतलब बह जाना। देश का जो ब्रेन है, देश का ब्रेन क्या है? देश का ब्रेन है जो बच्चे IIT, IIM और दूसरे बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं भारत के, भारत सरकार के, सरकारी और प्राइवेट, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्रीम है वहां की, वो क्रीम चली जाती है यूरोप और अमेरिका। मतलब हमारा देश का जो ब्रेन है, टॉप ब्रेन, बह करके विदेशों में चला जाता है, वहां प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाता है, वहां हथियारों की रिसर्च करते हैं वो लोग। भारत के लिए नहीं करते, विदेशी कंपनियों के लिए करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, उन्होंने ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या किया? अब भी वही माहौल है। IIT या छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का भी आज भी यही सोचता है कि मुझे USA, कनाडा, UK, फ्रांस में जाके कहीं सेटल होना है। उसके अंदर तो मोटिवेशन नहीं आई। तो सबसे बड़ा, जब तक ये ब्रेन ड्रेन नहीं रुकेगी तब तक हम यहां अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे भारत में। तो मोदी जी, सबसे पहले तो आप IAS अधिकारियों को साइड में कीजिए और साइंटिस्ट अच्छे लोगों के साथ बैठ करके ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकें उस पे योजना बनाइए। अब अंत में, मोदी जी मेक इन इंडिया में पास हैं या फेल, ये मैं नहीं बताऊंगा, वहां आप बताइए मोदी जी पास हैं या फेल हैं। देखते रहिए भारत को नंबर 1 बनाने वाली हमारी सीरीज इंडिया नंबर 1।